हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी मेन सॉल्व पेपर 2020 का जो मैं भाग 2 लेके आई हूँ, इसका मैं भाग 1 करवा चुकी हूँ, जिसमें पूरे 3 नंबर के फर्स्ट पेपर इतिहास के और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आगे के प्रश्न हम आज देखेंगे। पहला भाग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी एमपीएससी मेंस 2020 नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, वहाँ पर भी आपको इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पहला देखो, इसके हमने 3 क्वेश्चन कर चुके थे 5 नंबर के। अब ये 2.4 जो 2020 के पेपर में 5 नंबर का चौथा क्वेश्चन आया है वो हम करने वाले हैं। भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के क्या कारण है? सबसे पहला कारण है ब्रिटिश औद्योगिक नीति। ब्रिटिश औद्योगिक नीति के कारण, बड़े बड़े उद्योग बनने के कारण जो पुराने समय से, पुरातन से जो लघु कुटीर उद्योग चले आ रहे थे उनका नाश हो गया है। देसी राजाओं तथा नवाबों के पतन से भी, उनके भी अंडर में जितने लोग रहते थे वो छोटे छोटे उद्योग बनाकर अपना कामकाज चलाते थे। जैसे ही समय बढ़ता गया और राजाओं का पतन होता गया, नवाबों का पतन होता गया, तो भी परंपरागत कुटीर उद्योग का ही पतन होता गया। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा, हिंदी देसी शिक्षा के स्थान पर जो पश्चिमी शिक्षा आई है, उसके साथ ही बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण होने लगा, बड़े बड़े उद्योग बनने लगे, जिससे परंपरागत कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। आधुनिक परिवहन का विकास होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश संसद की नीति भी इनके पतन का कारण हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, वर्णन कीजिए। तो गणतंत्र के रूप में राष्ट्र निर्माताओं ने भारत की विविधता को एक समस्या के रूप में न देखते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विविधता को एक शक्ति का स्रोत माना, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक व जटिल सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। अतः गणतंत्र के रूप में भारत का निर्माण विविधता में एकता की अवधारणा के साथ हुआ। हालांकि एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण में अनेक जटिलताएं मौजूद थीं, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र का निर्माण एक बृहद रणनीति के तहत किया गया। इस रणनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संविधान था, जिसमें समस्त नागरिकों का भेदभाव समाप्त किया गया। आरक्षण तथा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारतीय संविधान में वंचित वर्ग हितों को पुष्ट करने का प्रयास किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन पर लेख लिखिए। तो 1956 से पहले मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। पहला है सेंट्रल प्रोविजन, दूसरा है मध्य भारत और तीसरा है विंध्य प्रदेश, जिसमें भोपाल स्टेट भी बटा हुआ था। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। फैजल अली आयोग की समिति की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित नेहरू ने दिया था। इसके में पहले जब ये बना था तब इसमें 43 जिले शामिल थे। फ्रेंड्स, अगर आप पूरा हैंड रिटन एमपीएससी मेंस का सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं, पिछले 7 सालों का हैंड रिटन पूरा का पूरा जो अथवा में क्वेश्चन है उनको समेत लेना चाहते हैं 2014 से 2020 तक का, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और हार्ड कॉपी आपके घर आएगी। इसकी अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में आपको 10 बुकलेट मिलती हैं और हार्ड कॉपी में 12 बुकलेट मिलती हैं। इसके अलावा ये तो सॉल्व पेपर की बात हुई। इसके अलावा आप अगर हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित अगर हमारे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो मेंस की पैकेज में आपको 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। इस प्रकार का एक बॉक्स आपके घर पहुंचता है, लगभग 14 से 15 किलो का बॉक्स होता है, जहां पर आपकी पूरी बुकलेट जिसमें रखी हुई होती हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस तरह की बुकलेट आपको मिलती हैं, जहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बुकलेट दी जाती हैं। तो इस तरह का अगर आप नोट्स, ये आपके घर पहुँचेंगी इस तरह से। तो अगर आप ये नोट्स में मंगाना चाहते हैं या आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जिस तरह से ये कवर किया है हमने सॉल्व पेपर, इसी तरह से पूरा नोट सिलेबस वाइज कवर किया गया है। यूनिट वाइज बुकलेट आपको तैयार मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्यौहार। हम छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको 5 नंबर में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, समय कम है, तो इसलिए हम, और क्योंकि हमको 11 नंबर में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 5 नंबर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो समय और मतलब ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला है मध्य प्रदेश के स्थानीय त्यौहार में लोक रंग समारोह। सांस्कृतिक त्यौहार इनको बोले जाते हैं। इसमें सभी नर्तक अपना शीर्ष पैर आगे की ओर रखते हैं। दूसरा है खजुराहो महोत्सव। विश्व प्रसिद्ध होता है खजुराहो महोत्सव और ये हर वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है।
चित्रगुप्त व विश्वनाथ मंदिर के सामने ये होता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, 1980 से ये मनाया जा रहा है। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू में होता है। कुंभ का मेला उज्जैन में हर 12 वर्ष में लगाया जाता है। भगोरिया उत्सव भील जनजाति के युवक युवतियों द्वारा होता है। अगला है भोपाल रियासत के बारे में वर्णन विवरण दीजिए। तो भोपाल रियासत की जो नींव रखी थी वो अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने डाली थी। इन्होंने पहले बैरसिया और उत्तर में शमशाबाद पर अधिकार जमाया था। उसने चौहानों से जगदीशपुर छीना और इसका नाम इस्लाम नगर रखा था। इसलिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इस्लाम नगर का नाम बदल दिया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस्लाम नगर का नाम जो अभी बदला है वर्तमान में क्या था। तो इसलिए ये क्वेश्चन में इसमें पूछा था और अभी भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। दोस्त मोहम्मद ने धीरे धीरे गिन्नौरगढ़, यहाँ गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं, सीहोर, इछावर, दोराहा पर भी कब्जा किया। भोपाल के फतेहगढ़ किले पर भी कब्जा जमाने के बाद उसे नवाब की उपलब्धि मिली थी। इसके बाद वह स्वतंत्र शासक बना। भोपाल में नवाबी जो शासन था वो 1949 तक कायम रहा। 5 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है बघेल रियासत के बारे में समझाओ। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं या अपना नंबर सेव कराना चाहते हैं जिससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकें तो आप इस नंबर पर हाई लिख के अपना नंबर सेव करा सकते हैं। साथ में अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके हाई लिख कर मैसेज भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बघेल रियासत के बारे में बताओ। तो बघेल वंश जो थे वो चालुक्य सोलंकी वंश की ही एक शाखा थी और ये एक भारतीय राजपूत वंश थे। रीवा स्टेट गजेटियर में यह उल्लेख किया था कि बघेल खंड की रीवा रियासत के नरेश सोलंकी अर्थात चालुक्य क्षत्रिय की बघेल शाखा के राजपूत हैं। स्थापना इसकी जो बघेल रियासत की जो स्थापना की थी वो व्याघ्रदेव ने की थी। राजा व्याघ्रदेव ने सोलंकी से बघेल और परिहार से बरग्राही वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से क्योंकि छोटा छोटा लिखना है तो हमें टू द पॉइंट आंसर को मेंशन करना है। अब ये हमको 11 नंबर में लिखना है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में समझाओ। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका जो समय था वो 3500 से 1750 ईस्वी तक रहा था। इसकी जो शहरी प्रकृति को हम निम्न बिंदु पे समझ सकते हैं। सबसे पहला है सड़कें। मोहनजोदड़ो में एक सड़क मुख्य नगर के बीच से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। इस प्रकार से इन सड़कों की गलियों के द्वारा नगर के सभी भागों को जोड़ दिया जाता था जो वर्तमान स्मार्ट सिटी से मिलते जुलते हैं। सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ है कि स्नानागार का जलाशय था तो वो आयताकार था। ये 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां होती थीं। जलाशय की दीवार व फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। तीसरा है भवन निर्माण। भवनों का निर्माण निश्चित योजना के द्वारा किया गया। ये मकान गलियों तथा सड़कों के किनारे बने हुए थे। सभी मकान निवास की सुविधा तथा सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। मकानों में आंगन, रोशनदान, कुआं और स्नानागार होता था। सार्वजनिक भवन की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। यह लगभग 70 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इस भवन की दीवारें 1.50 मीटर मोटी हैं। इसमें अनेक कमरे, भंडारघर व 2 आंगन हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह भवन सार्वजनिक सभा के लिए बनाया गया था। 5वां है हड़प्पा का अन्न भंडारघर। तो हड़प्पा की खुदाई में बनाई है अन्नागार उत्तर से दक्षिण की ओर 50 मीटर 70 मीटर लंबा, 16 मीटर 80 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। सड़कों के कोनों पर कूड़ा करकट एकत्रित करने बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे। मकानों का पानी बाहर निकालने नलियाँ थीं। इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। यह सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला जो क्वेश्चन है गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का वर्णन करो, 11 नंबर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।